हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइव। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर एजुकेशन सब्जेक्ट का। ओके, तो ये हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने किया है 60 क्वेश्चन डिस्कस। ओके, तो हम और 10 क्वेश्चन डिस्कस इसीलिए नहीं करेंगे कि वो 10 क्वेश्चन 2 पैसेज से आया था। ओके, 2 पैसेज आया था जिससे कि 5 मार्क्स ईच पैसेज से आया था, तो हम पैसेज को छोड़ देंगे और आज का 30 क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द सैलिएंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड। एनसीएफ 2005 के हिसाब से, जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसके हिसाब से करिकुलम डेवलपमेंट का जो गाइडिंग प्रिंसिपल सैलिएंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो हमें बताना है। ओके, तो हमारा सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। करिकुलम कैसा होना चाहिए बोलता है एनसीएफ, जो कि स्टूडेंट की नॉलेज को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करे। ओके, आउटसाइड स्कूल में भी कनेक्ट कर पाए स्टूडेंट। नेक्स्ट है ensuring that the learner shifts away from rote methods। ऐसा करिकुलम हो कि स्टूडेंट बस रट के या मेमोराइज करके ही वो मेथड फॉलो ना करे। ओके, वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसके आइडियाज को। ऐसा करिकुलम बनना चाहिए। नेक्स्ट है एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। और करिकुलम ऐसा हो कि वो बस टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रहे, वो हमारे रियल लाइफ के साथ जुड़े। ओके, ऐसा होना चाहिए बोलता है एनसीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारा, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है और फॉल्स है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 में हमें दिया गया है टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द एस्पिरेंट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन बी स्क्रीन फॉर देयर एप्टीट्यूड इन टीचिंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोलता है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग जब उनका एडमिशन होता है तो पहले उनका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए और स्क्रीन होके जो हमारे प्यूपिल टीचर हैं वो आने चाहिए, तो हमारा जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो इम्प्रूव हो पाएगा। ओके, तो ये तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर शुड बी रेगुलराइज्ड टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रेगुलराइज होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमारे आंसर की में हमें दिया गया है आंसर की स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, तो हमारा सही आंसर दिया गया है ऑप्शन 3। तो अगर फाइनल आंसर की में अगर आंसर चेंज हो तो पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। CSIR, NAAC और NCERT और EMMRC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है NCERT। ओके, ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स के लिए। ओके, इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फासिस ऑन। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किस किस पे एम्फासिस देता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हमें दिया गया है आंसर की में वो है ऑप्शन नंबर 3। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एम्फासिस देता है सेल्फ मोटिवेशन पे, स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ के मोटिवेशन के ऊपर एम्फासिस देता है, और इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है, और इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का इन सर्विस एजुकेशन के ऊपर भी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। लिस्ट 1 में हमें डिसेबिलिटी दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसे कि हमें मैच कराना है। ओके, तो पहला जो हमें डिसेबिलिटी दिया गया है वो है डेस्प्रैक्सिया।
तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट्स। तो डिस्प्रैक्सिया डिसेबिलिटी में ये होता है कि मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होता है, जो बच्चा होता है उसके मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया। तो इसका डिस्क्रिप्शन है डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स। तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जहाँ पे कि लैंग्वेज रिलेटेड स्किल लिटरेसी में डेवलप होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है ADHD। ये भी एक डिसेबिलिटी है जिसका डिस्क्रिप्शन है डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन एंड एक्शन विदाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। इस डिसेबिलिटी में कोई चीज पे अटेंशन देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और कोई भी एक्शन बच्चा कर देता है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस उसे पता नहीं होता। ओके, देन है डिस्ग्राफिया। तो इसका डिस्क्रिप्शन है डिफिकल्टी इन राइटिंग एसोसिएटेड विथ यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। डिस्ग्राफिया जो डिसेबिलिटी है वो एक राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements represents the rational underlying span of control? Okay, span of control क्या है? One can work effectively for a period of time, or one can work with a small number of people, or one can make a small group of people to work effectively, or one can control a large group of workers. तो इसका सही आंसर है वन कैन मेक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल टू वर्क इफेक्टिवली। ये है स्पान ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी है कि हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जहाँ पे लिस्ट 1 में हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका एक्टिविटीज दिया गया है, तो उसे हमें मैच कराना है। पहला है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो इसका जो एक्टिविटी है वो है feeling of autonomy with little or no scope for teacher intervention, a kind of negative education। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे स्टूडेंट को फुल ऑटोनोमी दिया जाता है जहाँ पे कि टीचर का कोई इंटरवेंशन करने का कोई स्कोप भी नहीं रहता। ओके, और अगर थोड़ा भी रहता है तो वो ना के बराबर होता है, जहाँ पे स्टूडेंट फ्री फील करता है कुछ भी करने को। ये काइंड ऑफ नेगेटिव एजुकेशन है। ओके, तो नेगेटिव एजुकेशन किसने दिया था? रूसो ने दिया था। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल। तो इसका एक्टिविटी है क्लियर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन विथ एन आई ऑन करेक्ट रिटेंशन। मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वहां पे क्या होता है, क्लियर एंड प्रिसाइज वे में सिस्टमेटिकली प्रेजेंट होता है फैक्ट्स, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसे प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने, जैसे कि वो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा उसे याद रख पाए। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो इट एम्फासिस ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स विथ ए व्यू टू प्रमोट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट पॉजिटिव एक कंसेप्ट का पॉजिटिव एग्जांपल क्या है, नेगेटिव एग्जांपल क्या है, वो फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो जैसे कि उसके डिफरेंसेस क्या है एक कंसेप्ट के और सिमिलैरिटीज क्या है वो जान सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। और ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स को स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ये किसने दिया था, ये ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, याद रखना ये। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो एक्टिविटी है वो है प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन ए पार्टिसिपेटरी मॉडल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट एंड टीचर मिलके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, और दोनों ही पार्टिसिपेटरी मोड में ये सब करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इज एडवोकेट्स फॉर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करिकुलम। कौन सा करिकुलम बोलता है कि करिकुलम जिस चीज को फोकस कर रहा है या एडवोकेट कर रहा है
उतना ही इम्पोर्टेंट, जो करिकुलम नेग्लेक्ट कर रहा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ओवर्ट करिकुलम या हिडन करिकुलम या कोर करिकुलम और नुल करिकुलम। तो इसका सही आंसर हमें दिया गया है नुल करिकुलम। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द बुक एंटाइटल्ड सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल। ओके, सावित्री बुक जो किस फिलोसोफर ने हमारे लिखे थे वो हमें बताना है। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था एग्जाम से पहले, और वो स्पान ऑफ कंट्रोल वाला क्वेश्चन उसे भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए चलते हैं, इसका आंसर क्या है जानते हैं। महात्मा गांधी या सावित्रीबाई फुले और श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है श्री अरविंदो। श्री अरविंदो ने सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल लिखा था। ओके, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज ट्रेस्ड इन व्हिच टाइप ऑफ काउंसलिंग। कौन से काउंसलिंग में क्लाइंट का प्रॉब्लम को एम्पैथेटिकली फोकस किया जाता है और क्लाइंट के प्रॉब्लम को ही ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। ओके, रेशनल प्रॉब्लम एनालिसिस बेस्ड काउंसलिंग और पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग और रियलिटी बेस्ड डायरेक्टिव काउंसलिंग और बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन बेस्ड काउंसलिंग। तो इसका सही आंसर है पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डोमिनेटेड काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which is the correct sequence of tasks involved in the development of curriculum। करिकुलम डेवलपमेंट में जो टास्क होते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर मैं पहले बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो पहला हमारा है एसेसिंग नीड्स। ओके, नीड्स क्या है वो पहले हमें एसेस करना होगा जब हम करिकुलम डेवलप करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उस नीड्स के हिसाब से क्या गोल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए वो हम फ्रेम करेंगे नेक्स्ट। ओके, देन आता है सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। तो हम कंटेंट क्या रखेंगे और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन होगा सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो हमें सिलेक्ट करना होगा नेक्स्ट। और देन लास्टली इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। जो लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया उसे लास्टली इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो कितना इफेक्टिव रहा। ओके, स्टूडेंट्स के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज ए प्रोफेशन which of the following statements are most appropriate। टीचिंग एज ए प्रोफेशन इसे डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमें बताना है। ओके, तो हमें 3 स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हैज इफेक्ट ऑन मेकिंग टीचिंग स्किल रिपेटोरी रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अगर शॉर्ट हो या लॉन्ग हो तो वो टीचिंग स्किल को इफेक्ट कर सकता है। तो ये तो सही है, तो ये तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन इससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट है ए वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फैसिलिटीज प्रोफेशनल एक्विजिशन। टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है। ओके, और फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है प्रोफेशनल एक्विजिशन के लिए। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट जो टीचिंग एज ए प्रोफेशन इसको डिस्क्राइब करता है वो है एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ब्रिंग सोफिस्टिकेशन इन ए प्रोफेशन। तो टीचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the types of mobile application? इनमें से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है वो हमें बताना है। ओके, नेटिव, मोबाइल वेब, हाइब्रिड और इमिग्रेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेटिव, मोबाइल वेब, हाइब्रिड ये तीनों है मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
student has graduated from a university. He or she wants help in making the choice of stream of education. The type of guidance to be put in place for such a case will be called. एक स्टूडेंट है जो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका है, ओके, तो वो उसके फर्दर स्टडी के लिए जो स्ट्रीम चूज करना है उसमें उसे हेल्प चाहिए, तो वो कौन सा गाइडेंस होगा? पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस या सोशल गाइडेंस? तो इसका सही आंसर है एजुकेशनल गाइडेंस, क्योंकि वो एजुकेशन के फील्ड में कौन सा स्ट्रीम चूज करना है ये सब के लिए हेल्प चाहिए उसे, तो वो क्या है? एजुकेशनल गाइडेंस. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स which indicate the needed actions for a change process of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज प्रोसेस के लिए कौन कौन सा एक्शन नीड मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो हमें उन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ओके. तो पहला है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू एन अनफ्रीजिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन अनफ्रीजिंग प्रोसेस से गुजरना चाहिए, ओके. नेक्स्ट है एंजाइटी 1, फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज्ड. जो एंजाइटी 1 है, जो चेंज होने से जो फियर आता है उसे पहले डिक्रीज करना चाहिए. देन है हमारा एंजाइटी 2, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज्ड. तो ये है हमारे तीनों एक्शंस जो बहुत ही जरूरी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के चेंजिंग प्रोसेस में, ओके. तो हमारा सही आंसर ये हमारे आंसर की के हिसाब से हमें दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सावित्रीबाई फुले इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरियाज. ओके, सावित्रीबाई फुले ने किन एरियाज में उनका कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमें बताना है. पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और वुमेन एजुकेशन और चाइल्ड केयर एजुकेशन. तो हमें दो जो फील्ड में उन्होंने काम किया है वो हमें चूज करना है, ओके. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4. एक उन्होंने मेनली काम किया है वुमेन एजुकेशन के ऊपर और उन्होंने काम किया है शेड्यूल्ड कास्ट के एजुकेशन के ऊपर भी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग Skinner's operant conditioning model, in which of the following types of procedures negative reinforcement is made contingent on making or withholding of a response in the presence or absence of cues? स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल के हिसाब से जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ट्रेनिंग है वो एक टाइप ऑफ प्रोसीजर फॉलो करता है जहाँ पे कि रेस्पॉन्स होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी मिलता है और वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ क्यूज और इन प्रेजेंस ऑफ क्यूज में होता है, ओके. तो इसका कौन कौन सा लर्निंग में होता है वो हमें बताना है, ओके. रिवार्ड लर्निंग, एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग, एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग, डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट लर्निंग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओके. एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग, एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग, ये तीनों है इसका आंसर, ओके. इस क्वेश्चन में हमें असर्टेशन दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है, ओके. तो वो हमें सही या गलत बताना है. तो असर्टेशन ए में हमें दिया गया है द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू मैच टीचिंग बिहेवियर टू द एस्टेब्लिश्ड कोड्स. और आर में उसका रीजन दिया गया है इन टेक्निकल अप्रोच टू रिफ्लेक्शन प्रोपोजिशनल नॉलेज इज रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड देन अप्लाइड टू प्रैक्टिस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके. जो असर्टेशन ए और रीजन आर है दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है. द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज दैट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मेन लिमिटेशन क्या है? वर्क एफिशिएंसी गेट क्वेश्चन और वर्क प्रोसीजर गेट्स थ्वाटेड और वर्क्स
workers have no choice in work procedure or observing rules and regulations without emphasizing work procedure. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है वर्क प्रोसीजर गेट थ्वार्टेड। तो ये भी एक असर्टेशन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्टेशन में हमें दिया गया है टेस्ट विथ लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हायर रिलायबिलिटी। तो ये सही है। ओके, जब टेस्ट में लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हो, ओके, क्वेश्चन हो, तो वो हायर रिलायबिलिटी हो जाता है। और उसका रीजन हमें दिया गया है ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी। तो ये सही नहीं है। ओके, हर एक टेस्ट आइटम टेस्ट में रिलायबिलिटी को ऐड नहीं करता। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 जो कि है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following programs are related to quality improvement in service education? इनमें से कौन से प्रोग्राम इन सर्विस एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं और रिलेटेड हैं वो हमें बताना है। ओके, तो हमें और 10 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इन सर्विस एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बिकॉज टीचिंग इज ए स्किल। और नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्रोग्राम्स भी होना चाहिए। देन है माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। माइक्रो सिमुलेशन भी होना चाहिए टीचिंग कॉम्पिटेंसी और जो टीचिंग स्किल्स होते हैं उसे डेवलप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट 1 में हमें दिया गया एज द अल्फा लेवल बिकम्स मोर स्ट्रिंजेंट goes from 0.05 to 0.01 the power of a statistical test decreases। और स्टेटमेंट 2 में हमें दिया गया है ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लीड्स टू मोर पावर देन ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आया है स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से एनोवा से। ओके, गिवन बिलो इज द समरी ऑफ एनोवा फॉर 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट टेस्टेड इन ए रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप इस टेबल से एनालाइज कर लेना। ओके, तो यहाँ पे बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ फॉर द अबव डाटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 23.33 by 7.62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर फाइंड्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स फॉर ए सेल्फ मेड टेस्ट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। व्हाट इन्फरेंस he or she should make about the difficulty level of this test। एक टेस्ट का स्कोर अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में पॉजिटिवली स्क्यूड हो रहा है, ओके, राइट साइड में स्क्यूड हो रहा है, तो हमें उस स्क्यूडनेस से क्या पता चलेगा, एक टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है वो कैसे पता, वो क्या है अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो the test is difficult, the test is easy, the test is of moderate difficulty और the test is moderately of low difficulty। तो इसका सही आंसर हमें दिया गया है the test is difficult, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगर एक टेस्ट का स्कोर पॉजिटिवली स्क्यूड हो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में तो हम समझेंगे कि वो टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, टेस्ट इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the 3 concepts of knowledge proposed by Deng and Luke? Deng and Luke के द्वारा प्रपोज किया हुआ वो कौन सा 3 कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है वो हमें बताना है। डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, एक्सपेरियंशियल और प्रोसीजरल, मेटाकोग्निटिव, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिनरी, प्रोसीजरल, एक्सपेरियंशियल और 4th में है फैक्चुअल, प्रैक्टिकल और एक्सपेरियंशियल।
तो इसका सही आंसर है डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल। ये है 3 concepts of knowledge proposed by Deng and Luke. The recommendation to reduce the burden of school bags was given by स्कूल बैग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं छोटे बच्चों के लिए। ओके, तो उसे रिड्यूस करने के लिए कौन सी कमिटी ने रेकमेंड किया था वो हमें बताना है। यशपाल कमिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और रामामूर्ति कमिटी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी ने ही जो स्कूल बैग्स का बर्डन है उसे रिड्यूस करने के लिए रेकमेंड किया था। तो ये एक हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है और लिस्ट 2 में उसका फंक्शन दिए गए हैं हमें। तो पहला है यूजीसी। तो यूजीसी का फंक्शन है टू मेंटेन एंड रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को स्टैंडर्ड्स को मेंटेन और रेगुलेट करना यूजीसी का काम है। ओके, जिसे कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है नाक। इसका फंक्शन है टू गिव एक्रेडिटेशन टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग की इंस्टीट्यूशन को ये क्या करता है, एक्रेडिटेशन देता है। ओके, नाक। नेक्स्ट है सीएबीई। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और नाक का क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिससे कि हमें ये एक्रेडिटेशन करता है, एक्रेडिट करता है इंस्टीट्यूशंस को, हायर लर्निंग को, वो हमें पता चल जाता है इसके नेम से। ओके, तो सीएबी जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन। ये क्या करता है, न्यू पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करता है एजुकेशन के फील्ड में। ओके, नेक्स्ट है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, तो इसका काम है टू रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को ये रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the statements given below, identify those which are related to competency-based curriculum design. इनमें से हमें 3 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन से रिलेटेड हो। ओके, तो पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो पहला है हमारा द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स गेट ए सपोर्ट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स के एबिलिटीज होते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, उसके सपोर्ट मिलता है। ओके, देन है इंडिविजुअल आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल। तो उनके पोटेंशियल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स को हेल्प किया जाता है। ओके, और थर्ड है हमारा डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स इज फोकस्ड। तो इंडिविजुअल्स के डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है। जैसे कि हमारे 3 डोमेन्स हैं, कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इन पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following conditions of disabilities have been identified according to the Persons with Disability Act 1995? जो एक्ट आया था 1995 में, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, जो जिसे कि हम PWD एक्ट भी बोलते हैं। तो उसमें कौन से इनमें से डिसेबिलिटी कंडीशन को आइडेंटिफाई किया गया था वो हमें बताना है। ओके, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, इन तीनों जो डिसेबिलिटीज कंडीशन है इनको आइडेंटिफाई किया गया था PWD एक्ट 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are included under ICF model of classification and disabilities? तो ICF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ओके,
तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ICF मॉडल के अंडर आते हैं वो हमें बताना है। ओके, तो इनमें से जो सही 3 हैं वो है ऑप्शन नंबर 2, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स और पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इंक्लूडेड हैं ICF मॉडल के अंदर। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ और 10 क्वेश्चन हम आज 90 तक कर लिए, तो और 10 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे 10 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। 2 पैसेज से पैसेज आए थे, तो उन दोनों पैसेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और वो हम पैसेज नहीं करेंगे। ओके, तो आज खत्म होते हैं हमारे 2000 के जो नवंबर का हमारा UGC का नेट का एग्जाम हुआ एजुकेशन पेपर का, उसका पार्ट्स आज खत्म होते हैं। ओके, तो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बहुत बहुत थैंक यू मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए। थैंक यू।